हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे 2024 में पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, वो बच्चे अपनी तैयारी कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिकों पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आप लोग फॉर्म कहाँ से भरेंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, योग्यता क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए लगेंगे, सिलेबस क्या होना चाहिए और आपका एग्जाम कब होगा। इन सारे टॉपिकों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो कोई भी आप लोग एग्जाम टारगेट करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है। और जब फॉर्म भर देते हैं तो आपके मन में आता है कि सिलेबस हमें पढ़ना है और पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए उसका। इसके बाद में और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट भरने के लिए लगेंगे आपके एग्ज़ाम फॉर्म में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। इन सारे टॉपिकों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जानते हैं आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे-अच्छे दिए जाते हैं और आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, अगर जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इनसे जुड़ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण आप दोनों के लिए ये हैं। इसके अलावा जो बच्चे इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं, यहाँ पर भी हमें जाकर के फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एडमिशन क्लासेस 9 टू 12 वाले चैनल पर जाकर के 9th और 10th की तैयारी कर सकते हैं। मैथ की क्लासेस अभी चलाई जा रही हैं तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या कैसे होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोग के कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर जो आप लोग फॉर्म भरते हैं तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। अगर जो आपको इनका स्क्रीनशॉट करना होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। लेकिन से उससे पहले आप लोग समझ लीजिए सारी चीज़ें, ठीक है? अगर जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके अभी से रखना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, आपका नया यानी कि नवीनतम तस्वीर यानी कि नया फ़ोटो आपका रंगीन होना चाहिए, ठीक है? काले या सफ़ेद रंग में होना चाहिए, ठीक है? मतलब जो बैकग्राउंड आप लोग लेते हैं ना, ठीक है, काला हो जाना चाहिए या फिर सफ़ेद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसमें ले सकते हैं। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, आपका कान सहित होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कान आता ही नहीं उसमें, मतलब फ़ोटो खिंचाते हैं तो क्या होता है सेल्फी टाइप से, ठीक है? कभी क इस तरह से खिंचाते हैं, एक कान आता है, कभी दूसरा कान आता है, ठीक है? तो सेल्फी जो लेते हैं, तो उस तरह से मत करिएगा, ठीक है? कम से कम 80% आपका चेहरा आना चाहिए, ठीक है? और बिना मास्क, अगर जो मास्क पहनकर खिंचाएँगे तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है? तो आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। और इसके अलावा, ठीक है, फ़ोटो खिंचाते समय आप लोग अगर जो आप लोग चश्मा नहीं पहनते हैं, ठीक है? तो चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगाएँगे, ठीक है? जैसे बहुत से बच्चे शौक की वजह से, ठीक है? शौक की वजह से क्या करते हैं, दबंग वाला जो चश्मा होता है उसको लगा लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग नहीं करेंगे। अगर जो आपको चश्मा लग रहा है तो वो वाला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद में वो जो फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है, उसका क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है? तस्वीर जो होगी और आपका हस्ताक्षर आप लोग मतलब सिग्नेचर जो करते हैं, ठीक है? उसको क्या करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, उसको स्कैन करना होगा, मतलब उसका फ़ोटो खींचना होगा, ठीक है? उसके बाद में उसको अपलोड करना होगा और स्कैन किया हुआ जो तस्वीर होना चाहिए, ठीक है? वो कितना होना चाहिए, 10 से कितने 200 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर जो इससे ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है, 200 से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, तो आप लोग परेशान हो जाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, इतने के बीच में ही रखिएगा, ठीक है? ये फ़ोटो कैसे बनाना है, ठीक है? अगर जो इस पर वीडियो चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा, आप लोग फ़ोटो भी एकदम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हालाँकि पिछली बार वीडियो बना कर के अपलोड कर दिया गया है, ठीक है? उसको भी जा कर के आप लोग देख कर के आप लोग फ़ोटो बना सकते हैं। इसके बाद में हस्ताक्षर के बारे में बताया गया, तो ये हस्ताक्षर कितना 4 से 30 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है? आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में जो आपके प्रमाण पत्र होते हैं वगैरह-वगैरह, ठीक है, उनके बारे में बताया गया। जैसे आपका होता है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इनके बारे में बताया गया, ये कितने होने चाहिए, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद में पीडीएफ जो फॉर्मेट में रहेगा तो इनका साइज़ बताया गया कितना, 50 केबी से कितना, कम से कम 300 केबी के बीच होना चाहिए। 50 केबी से ज़्यादा होना चाहिए और 300 केबी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है? अगर जो इससे ज़्यादा रहेगा तो वो अपलोड ही नहीं होगा। इसके बाद में अगर जो बात की जाए आय प्रमाण पत्र, ठीक है? आय प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है? उसका भी क्या होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए और बताया गया है 300 से क्या होना चाहिए, 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद में जो बच्चे दिव्यांगता कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? मतलब दिव्यांग होते हैं कुछ बच्चे, ठीक है? उनका भी सर्टिफ़िकेट लगेगा। अगर जो वो लोग बनवाए हैं, ठीक है? तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से लगवा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा। उस पे
छूट वगैरह मिल जाता है, ठीक है, तो वो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आई होप आपको डॉक्यूमेंट वाली सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर जो बात की जाए यहाँ पर सबसे अच्छा पॉइंट आप लोग के लिए है कि कौन-कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे, ठीक है, इस समय कक्षा 8वीं में हैं, ठीक है, कक्षा 8वीं का पेपर दे दिए हैं, ठीक है, कौन से सेशन में 2023 और 24 वाले सेशन में 2023 और 24 वाले सेशन में अगर जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 9वीं के लिए। 8वीं का पेपर दिए होंगे, 9वीं के लिए भर सकते हैं। और जो बच्चे, ठीक है, 10वीं का पेपर, ठीक है, क्लास 10th का पेपर दिए हैं, ठीक है, 2023 और 24 वाला, 2023 और 24 वाला जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, ठीक है। कुछ दिन पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, ठीक है, उस तरह से सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, बिहार बोर्ड का तो बहुत पहले आ गया है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपने 8वीं का पेपर दिया तो 9वीं वाला फॉर्म भर सकते हैं और अगर जो आप लोगों ने 10वीं का पेपर दिया तो 11वीं का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में चलिए हम लोग जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग 9वीं वाला फॉर्म भरेंगे तो 75,000 रुपए तक का आपका मिलेगा, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद में जो बच्चे 11वीं के लिए फॉर्म भरेंगे, उनके लिए कितना 1,25,000 तक, ठीक है, इनको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जान लीजिए, ठीक है। ये पिछले डाटा के अकॉर्डिंग मैं सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ, बाकी नया नोटिस जब आएगा तो उसके बारे में आप लोग को और अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा, इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे आप लोग। इसके बाद में ये वेबसाइट दिया गया है, इसके वेबसाइट के अलावा और किसी वेबसाइट पर आप लोग फेक वेबसाइट पर मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि इसी वेबसाइट पर जाकर के आप लोग सारा काम एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे जो एनटीए वाला वेबसाइट है, STTPS, ठीक है, YETNTAACN, ठीक है, इस पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में www.NTA है, उसके बाद में एक जो दिया गया ये वाला वेबसाइट, ठीक है। इन तीनों वेबसाइट पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फेक वेबसाइट होती हैं, तो वहाँ पर जाएँगे परेशान होंगे, कोई मतलब का काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आपको, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरने का जब तिथि स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा कैसे-कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपका पेपर, ठीक है, बच्चे अगर जो फॉर्म भरते हैं तो सबसे मन में आता है कि कौन-कौन से आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएँगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि जो आपका पेपर होगा ये ओएमआर शीट पर होगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है ओएमआर शीट में आप लोग जानते होंगे बहुत से बच्चे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, बहुत से बच्चे नवोदय का एग्जाम दिए हैं, तो कुछ बच्चे श्रेष्ठा का एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम अगर जो आप लोग दे दिए हैं तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ओएमआर शीट कैसे होता है, कैसे भरा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। पेपर पैटर्न जानेंगे उसके बाद में हम लोग जानेंगे सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न में यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं, एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले आपका पेपर आएगा, आपके पेपर में आएगा गणित आएगा यानी कि मैथ, उसके बाद में क्या आएगा विज्ञान आएगा यानी कि साइंस, उसके बाद में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, उसके बाद में जीके एंड जीए आएगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाएँगे। अगर जो क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में कितने मैथ से 30 क्वेश्चन आएँगे, उसी प्रकार से विज्ञान से कितने आएँगे 25 क्वेश्चन आएँगे और सामाजिक विज्ञान से कितने 25 क्वेश्चन आएँगे और जो आपका समान विज्ञान यानी कि जीके एंड जीए होता है वहाँ से कितने 20 क्वेश्चन आएँगे। टोटल कितने हो जाएँगे 25-25 ये हो जाएगा, 20 यहाँ से हो जाएगा और 30 यहाँ से टोटल मिलाकर के कितने 100 क्वेश्चन हो जाएँगे, ठीक है। ये पिछली बार का डाटा है, ठीक है। इस बार हो सकता है, ठीक है, अगर जो चेंजिंग होगी वैसे तो संभावनाएँ नहीं है, अगर जो होती हैं तो मैं बता दूँगा, बाकी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग तब तक के लिए एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि आपका पेपर कितने 100 क्वेश्चन का था और 100 नंबर का रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर दिया गया है आपका पेपर जो होगा क्या होगा बहुविकल्पीय टाइप होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में कोई नकारात्मक व नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने 2 घंटे का टाइम मिलेगा यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है? यहाँ 2.5 लिखा गया है उसका मतलब वही है, आप लोग परेशान मत होइएगा। यहाँ पर लिखा गया मिनट में, ठीक है? कितने 150 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है आपके एग्ज़ाम का, ठीक है? अगर जो समझ में आ गया है तो अभी तक अगर जो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाएँ, ठीक है? देखिए ये पेपर जो एनटीए कराता है, ठीक है? एनटीए कराता है, ठीक है? आप लोग जानते होंगे कि एनटीए मतलब जो नीट वगैरह के एग्ज़ाम कराता है, नीट हो गया, सीयूटी हो गया, अगर जो आपके भाई-बहन, ठीक है, बड़े भाई-बहन होंगे जो एग्ज़ाम नीट वगैरह का दिए होंगे तो वो जानते होंगे एनटीए के बारे में, ठीक है? बहुत मतलब अच्छा एक कह सकते हैं बहुत ही अच्छी एजेंसी है जो आपका ये एग्ज़ाम कराने वाली है, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम को यही कराती है, ठीक है?
अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि क्या होने वाला है, ठीक है, आपका इसके बाद में सिलेबस, ठीक है, सिलेबस यहाँ पर बताया गया कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए, जो बच्चे 9वीं के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है, 9वीं के लिए अप्लाई करेंगे, उनका जो सिलेबस रहेगा कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी होने वाला है, ठीक है। जो आप लोग कक्षा 8 में एनसीईआरटी पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है। बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर क्या पूरे क्वेश्चन वहीं से पूछ ले जाएँगे? तो कुछ क्वेश्चन आगे-पीछे हो सकते हैं, ठीक है, आ भी जाते हैं कभी-कभार, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। जब हम आपको पढ़ाएँगे, ठीक है, क्लास देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा-सा 4 कदम आगे ही लेकर चलें, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ा कर के यहीं छोड़ देंगे, बहुत सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से कराएँगे, ठीक है? परेशान मत होइएगा, ठीक है? पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएँगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालाँकि 2023 में पेपर नहीं हुआ था, ठीक है? 2022 में इससे पहले पेपर हुआ था, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, 1 साल का पेपर मैं आपको दिखा दूँगा, उसके बाद में सारी चीज़ें भी बता दूँगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? बाकी उसके बाद में जो बच्चे 11वीं के लिए फॉर्म भरेंगे, उनका जो सिलेबस होगा क्या होगा, क्लास 10th एनसीईआरटी बेस होगा, ठीक है? यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें मतलब क्या होनी चाहिए, ठीक है? जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि आवेदन, ठीक है? आवेदन कौन कर सकता है? आवेदक जो होगा भारत का नागरिक, मतलब जो इंडियन होगा वही केवल इस फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद में कैटेगरी के बारे में बताया गया है, जो बच्चे क्या होंगे, ओबीसी होंगे, ई बीसी होंगे या फिर डीएनटी कैटेगरी के होंगे, वही क्या होंगे, इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनसे संबंधित होंगे, क्या होंगे, वो नहीं बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि जो टॉप स्कूल के बच्चे होंगे, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत दूसरी जगह कॉलेज में पढ़ते हैं, जो मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं होते हैं, ठीक है? तो वहाँ के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, जो बच्चे 8वीं और 10वीं में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है? 2023 और 24 में, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? अगर जो बच्चे फेल हो गए हैं, वो नहीं भर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर जो आपके माता-पिता की जो आय दी गई है, ठीक है? आय का स्रोत जो दिया गया है, ठीक है? क्या ईयर दिया गया है, मतलब पूरे साल का अगर जो 2.5 लाख से, ठीक है, कम है तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अगर जो इससे ज़्यादा है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है? आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा तो उसमें 2.5 लाख से कम मेंशन कराइएगा तभी आप लोग वो भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भर सकते। इसके बाद में बताया गया डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अगर जो बच्चा 9वीं के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो 1/4/2008 से, ठीक है, क्या होना चाहिए, 31/3/2012 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? या ये जो डेट दिए गए हैं इसके बीच में, ठीक है, सम्मिलित होगा तभी वो बच्चा क्या करेगा, फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में जो बच्चे 11वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया दिया गया है, 1/4/2006 से लेकर के 31/3/2010 इनके बीच में है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए बॉयज़ भी भर सकते हैं फॉर्म और गर्ल्स भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आई होप आपको ये भी सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि क्या होने वाला है, ठीक है? आपके मतलब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि आपका फॉर्म कब आएगा? तो यहाँ पर देखिए मैंने पिछला डाटा ले लिया है, ठीक है? पिछले डाटा के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, पिछली बार जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, ये आया था, ठीक है, 11/7/2023 को, ठीक है? उसके बाद में 10/8/2023 तक इसका, ठीक है, फॉर्म भरने की अवधि थी, ठीक है? मतलब इसके बीच में भर सकते थे। तो इस बार भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि आपका फॉर्म जो है, ये जुलाई में, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है? जुलाई से पहले भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन से बच्चे सोचेंगे जुलाई में फॉर्म आएगा तो क्या अभी से हमें तैयारी करना चाहिए या फिर जब फॉर्म आ जाएगा तब तैयारी करना चाहिए? तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जो फॉर्म आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए जब फॉर्म आ जाएगा तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कितना, देखिए यहाँ पर फॉर्म क्या 10/8/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि खत्म हुई, यानी कि जुलाई में फॉर्म आया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम, ठीक है? एग्ज़ाम कहाँ डे नीचे दिया गया है कहीं पर, सितंबर में एग्ज़ाम हो गया। 1-2 महीने में कितना रिवीजन कर पाएँगे? हालाँकि मैंने माना आप लोग को पढ़ चुके हैं पहले से एनसीईआरटी, लेकिन से आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पहले से सिलेबस कंप्लीट किए रहेंगे, कुछ हद तक ज़्यादा पढ़ाई किए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? आपकी छुट्टियाँ भी इस समय चल रही होंगी, ठीक है? कुछ दिन बाद छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी, कहने का मतलब, ठीक है? जो बच्चे और बहुत से बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, इन बीच में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अभी से तैयारी कर देंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है? यहाँ पर बताया गया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जुलाई से पहले भी आ सकता है आप लोग का फॉर्म, क्योंकि ठीक है, पिछली बार जो एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब कम टाइम की वजह से कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो बहुत कम टाइम मिला था, ठीक है? तो इस बार हो सकता है पहले आ जाए, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? जल्द ही आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बताया गया कि फॉर्म भरने के लिए, ठीक है?
फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर बताया गया कोई फीस नहीं लगने वाला। जैसे कि कोई एग्जाम होता है, जैसे आप लोगों ने सीएचएस का फॉर्म भरा होगा, ठीक है? तो उसमें 800 रुपए फॉर्म का फीस लग रहा था, ठीक है? तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जब फॉर्म का पैसा जमा करेंगे। लेकिन से यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? जिससे नवोदय में पैसा नहीं लग रहा था, इस प्रकार से इसमें भी पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है? जब पास हो जाएँगे तो आपको स्कॉलरशिप भी देगी सरकार, ठीक है? तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बारे में बताया गया यहाँ पर एग्जाम पिछली बार कितना सितंबर में हुआ था, ठीक है? 29 सितंबर को बताया गया था होने के लिए, लेकिन से कैंसल हो गया था, तो हो सकता है इस बार भी सितंबर के, ठीक है, लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, नया नोटिस आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी मैंने बता दिया कि पेपर आपका क्या होगा, ओएमआर शीट पर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में क्या बताया गया यहाँ पर ढाई घंटे का टाइम लेगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का टाइम लेगा। उसके बाद में यहाँ पर सबसे अच्छा पॉइंट जो लिखा गया, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, कि जो आपका पेपर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, 2 भाषा में होगा। 2 भाषा का मतलब आपका पेपर जो रहेगा हिंदी में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। मतलब जिस भाषा में आप लोग पेपर देना चाहते हैं, उस भाषा में दे सकते हैं। लेकिन से अगर जो कोई त्रुटि पाई जा रही है, ठीक है, तो इंग्लिश वाला मान्य होगा, ठीक है। कभी-कभी हिंदी में ट्रांसलेट में क्या होता है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर इंग्लिश वाला सबसे सही माना जाएगा। अगर जो आपको लगता है कि हिंदी में कोई क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा इंग्लिश में उसको क्या लिखा गया है। तो हमारी क्लासेज़ जो होंगी, वो दोनों माध्यम में चलेंगी, तो आप लोग हिंदी भी समझ पाएँगे और इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका ये तो बता दिया मैंने पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं लगभग। हाँ। कि परीक्षा आप लोग की बताई गई परीक्षा तिथि पिछली बार कितना था, जो दिया गया था यहाँ पर सितंबर में हुआ था, उसके बाद में पेपर पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एग्ज़ाम पर पहुँचने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हो गया। पेपर का माध्यम बताया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप लोग देख भी लिए होंगे। अब इसके बाद में आपकी क्लासेज़ की बात की जाए, तो क्लासेज़ आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर सारा टाइम टेबल आप लोग एक बार देख लेंगे। उसके बाद में इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ये 9th वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल है, ठीक है, और ये जो टाइम टेबल है, ये 11th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। क्लासेज़ कब से स्टार्ट होंगी? क्लासेज़ आपकी 15 मई से स्टार्ट हो रही हैं। क्लास किस तरह से होगा? तो बायलैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी चलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका टाइम टेबल है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलाई जाने वाली हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप में है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, टाइम टू टाइम जॉइन होकर के तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 9th वाले बच्चे ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे और 11th वाले बच्चे ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जो पीएमएसएसबी की तैयारी करेंगे वो उनके लिए नहीं है, तो मेंटल एबिलिटी आप लोग छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और सब्जेक्ट को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एसएसटी भी आपको पढ़ना है, ठीक है, साइंस भी पढ़ना है, तो साइंस आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जान लीजिए, 15 तारीख से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। जो 9th वाले बच्चे हैं इनकी क्लासेज कितने 7 बजे से चलेगी, जो 11th वाले बच्चे हैं इनकी क्लासेज कितने 9 बजे से चलेगी। आई होप आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो कोई जानकारी आपको ना समझ में आई हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग वो जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है? जितने टॉपिक होने चाहिए मैंने सारे टॉपिक के बारे में एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर जो कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आ करके उसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।